Good morning, everyone. So, today we are going to revise chapter 4 valuation under the Custom Act 1962. Important है क्या चैप्टर? यस, एग्जाम के अंदर इस चैप्टर से नॉर्मली क्वेश्चन आता है. चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड है? बिल्कुल भी नहीं है. जीएसटी का वैल्यूएशन चैप्टर याद है, चैप्टर 7? तो वैसा ही ये चैप्टर है. बट किंतु परंतु ये उतना रिजिड नहीं है जितना जीएसटी के अंदर रिजिड प्रोविजंस है. So what we are going to cover in this chapter, section 14 of Custom Act 1962, valuation of goods. Along with section 14, we are going to revise custom valuation determination of value of imported goods rules 2007 and custom valuation determination of value of export goods rule 2007. GST के अंदर अगर आप recollect करो, if you are unable to accept transaction value, then what you are going to do, you are going to determine the value according to the rules. तो यहां भी अगर ट्रांजेक्शन वैल्यू या अगर टैरिफ वैल्यू डिक्लेयर है, ठीक है, तो किसी वजह से अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, सो बेसिकली सेक्शन 14 के हिसाब से आप ट्रांजेक्शन वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, देन यू नीड टू जंप टू द रूल्स टू डू द वैल्यूएशन. अब क्योंकि कस्टम की बात है, कस्टम के अंदर क्या क्या होता है, इंपोर्टेड गुड्स होता है, एक्सपोर्ट गुड्स होता है, तो दोनों का वैल्यूएशन का तरीका अलग अलग है, इसलिए इन्होंने दो रूल्स प्रोवाइड किए हैं. तो आपको ये याद रखना है कि इंपोर्टेड गुड्स के मामले में हम लोग सीआईएफ वैल्यू लेते हैं और एक्सपोर्ट गुड्स के मामले में एफओबी लेते हैं. बिफोर वी डिस्कस सेक्शन 14, आपको कुछ टर्म याद रखने हैं, जैसे इनवॉइस. इनवॉइस तो आपको मालूम है क्या होता है, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दैट. पैकिंग स्पेसिफिकेशन. पैकिंग स्पेसिफिकेशन जैसे एक कार्टून है, कार्टून के अंदर क्या क्या आइटम है, तो बेसिकली आपने कंसाइनमेंट की डिटेल देना, उसको क्या बोलते हैं, पैकिंग स्पेसिफिकेशन. सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन. सो यू नीड टू इंटरलिंक, जो हमने चैप्टर 2 के अंदर समझा था, शेड्यूल 1 अगर आपको याद है, तो उसमें स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी और प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी है. तो अगर स्पेसिफिक किसी कंट्री से आ रहा है, देन रिमेंबर, अगर फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट साइन है बिटवीन दैट कंट्री एंड इंडिया, सो प्रेफरेंशियल रेट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल. सो इसलिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की जरूरत पड़ती है. इसके अलावा भी जैसे आप इराक से या ईरान से, इराक तो ठीक है अभी शायद अलाउ है, ईरान से आप मटेरियल इंपोर्ट नहीं कर सकते या नॉर्थ कोरिया से नहीं कर सकते. सो दैट्स वाई आल्सो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन प्ले इंपॉर्टेंट रोल. बिल ऑफ लेडिंग, एयर कंसाइनमेंट नोट बहुत इजी है. कंसाइनमेंट नोट, जो ट्रक से माल जाता है तो कंसाइनमेंट नोट, रिमेंबर जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज. अगर फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट नहीं किया गया 12%, मैं आपको रिवाइज करवाते जा रहा हूं जो जीएसटी में पड़ा वो भी, तो कंसाइनमेंट नोट बोलते हैं. लेकिन इंटरनेशनल जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके अंदर वेसल यूज किया जाता है, तो बिल ऑफ लेडिंग, वही कंसाइनमेंट नेट को बिल ऑफ लेडिंग बोला जाता है. एंड एयर कंसाइनमेंट नोट बेसिकली अगर बाई एयरक्राफ्ट है तो. इंडियन कोटेशन एक्सेप्टेंस एलसी, ये आप लोगों को मालूम ही होगा. मेट रिसिप्ट. अब बिल ऑफ लेडिंग के पहले क्या होता है कि आपने मटेरियल डिलीवर किया, तो जो बंदा है वो मटेरियल लेता आपसे, ठीक है, तो वो लिख के देता कि भाई मेरे को मटेरियल मिल गया. उसके बेसिस पे जो उसका ऑफिस वाला होता, मान लो शिपिंग कंपनी या जो भी है, दैट कंपनी इज बेसिकली गोइंग टू इश्यू बिल ऑफ लेडिंग और एयर कंसाइनमेंट नोट. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि प्रोसेस अलग अलग डिफाइन रहते हैं. तो एक बंदा मटेरियल लेगा, फिर वो मेट रिसिप्ट दे देगा, उसके बेसिस पे बिल ऑफ लेडिंग इश्यू हो जाएगा. लैंडिंग चार्जेस, दिस बेसिकली इंक्लूड अनलोडिंग द कार्गो फ्रॉम द कन्वेंस लाइट हाउस सालसेट फोकलिफ्ट. मटेरियल भारी होता है तो फोकलिफ्ट यूज किया जाता है. नॉर्मली आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो भी, अगर आपने फैक्ट्री ये सब के अंदर ऑडिट नहीं किया है तो आप गूगल करके देख सकते हो. फोकलिफ्ट क्या होता है कि वो नीचे से जो कंसाइनमेंट होता है वो वजनदार होता है, तो वो उसको नीचे से पिक करके फिर जहां आपको ड्रॉप करना होता है वहां लेके जाता है. बोट लाइटरेट चार्जेस, तो जब बेसिकली जो मेन पोर्ट के ऊपर जगह नहीं मिलती तो जो स्मॉल बोट है उसको यूज किया जाता है. तो वो स्मॉल बोट क्या करती है कि जो वेसल है, बड़ा वाला वेसल, वो पोर्ट से काफ़ी दूर पार्क किया जाता है, तो वहाँ से वो बोट
क्या करती है कि बोट पोर्ट से जाती है, अनलोडिंग करके आती है। अगर इंपोर्टेड गुड्स है, एक्सपोर्ट गुड्स के मामले में इधर से पोर्ट से गुड्स ले जाके उधर लोडिंग होगी, तो उसके चार्जेज होते हैं। दिस इज गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन वैल्यूएशन। तो ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। कस्टम ब्रोकर इंश्योरेंस ब्रोकर कवर इज नॉर्मल बिकॉज कस्टम के अंदर फॉर्मेलिटीज काफी ज्यादा होती है, तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज इंक्लूडिंग द बिग कंपनीज they normally hire custom broker. And remember, custom broker you need to interlink this with चैप्टर 7 वैल्यूएशन, जीएसटी का रूल 33 प्योर एजेंसी। याद आया? ठीक है। इंश्योरेंस कवर क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है, रिस्क भी होता है, सो दैट्स व्हाई नॉर्मली कंपनी टेक इंश्योरेंस कवर। नाउ बिफोर वी डिस्कस सेक्शन 14, आपको कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी है। अगर ये टर्मिनोलॉजी आपने अच्छी तरह से समझ ली, देन रिमेंबर यू आर गोइंग टू स्कोर फुल मार्क्स इन दिस चैप्टर। ऑब्वियसली प्रोविजन भी अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। तो एक्सपेक्टेड प्राइस, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं कि एक्सपेक्टेड प्राइस क्या है। मान लीजिए आप यूएस से कोई मटेरियल इंपोर्ट करते हो, तो यूएस के अंदर फैक्ट्री है, ओके। फिर मान लीजिए न्यूयॉर्क है, तो न्यूयॉर्क का पोर्ट है, और ये न्यूयॉर्क का पोर्ट है, और यहां हम लोग मान लेते हैं कि मुंबई का पोर्ट है, ठीक है, मुंबई पोर्ट, ओके। ऑब्वियसली बीच में सी है। तो जो फैक्ट्री के ऊपर, मान लीजिए आप इंपोर्टर हो, ठीक है, यू आर गोइंग टू इंपोर्ट इन इंडिया, तो आप जो फैक्ट्री के ऊपर, मतलब जो मैन्युफैक्चर है यूएस के अंदर, उसको बोलते हो, जो ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू एक्सपोर्ट यू, आप उसको बोलते हो एक्सपेक्टेड प्राइस पे मैं खरीद रहा हूं। तो फैक्ट्री के गेट के ऊपर जो प्राइस होगा उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स फैक्ट्री प्राइस। एक्स फैक्ट्री प्राइस क्या बोलते हैं? एक्स फैक्ट्री प्राइस। सॉरी। तो ये एक्स फैक्ट्री प्राइस बेसिकली क्या होता है? इसमें उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है प्लस मार्जिन होता है, वो होता है। अब इसके बाद होता है एफएएस। एफएएस अगर आप बुक के अंदर देखोगे, फ्री अलोंग साइड। तो एफएएस क्या होता है? बेसिकली यहां से पोर्ट तक पहुंचाना, जो जिस पोर्ट से भी आप एक्सपोर्ट करने वाले हो, तो जो यूएस मैन्युफैक्चरर यहां से एक्सपोर्ट करने वाला है वहां तक पहुंचाने की कॉस्ट। तो एक्स फैक्ट्री प्राइस प्लस लोकल फ्रेट, ठीक है, प्लस अगर कोई मान लीजिए लोकल टैक्सेज है, मान लो वहां की जो कि लोकल अथॉरिटी है वो लोकल टैक्सेज लेवी करती है, तो ये क्या हो गया? ये अपना हो गया एफएएस, ठीक है। अब एफएएस के बाद क्या होगा कि ये जो मटेरियल पहुंचा है पोर्ट के ऊपर, वो वेसल के ऊपर लोडिंग होगी, वेसल के ऊपर लोडिंग होगी। तो वेसल के ऊपर लोडिंग होने पर आपको क्या एक्स्ट्रा चार्ज करना पे करना पड़ेगा? लोडिंग चार्जेस प्लस एक्सपोर्ट ड्यूटी सेस इफ सपोज सच गुड्स आर सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, यानी यूएस के अंदर जो कस्टम लॉ है उसके हिसाब से सच गुड्स आर सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो वो भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो एफओबी इज बेसिकली हम क्या बोलेंगे? एफएएस, यानी कि एक्सपेक्टेड प्राइस प्लस लोकल प्राइस प्लस लोकल टैक्सेज। लोकल टैक्सेज जो म्युनिसिपैलिटी लगा रही, मान लो वहां कोई म्युनिसिपैलिटी है, लोकल बॉडीज है, जो भी है, ठीक है। तो एफएएस प्लस लोडिंग चार्जेस प्लस अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी एप्लीकेबल है या सेस लगाती वहां की गवर्नमेंट, इंडिया की नहीं, यूएस की गवर्नमेंट, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी यस सेस। तो ये क्या हो गया अपना? ये हो गया एफओबी। क्या हो गया? एफओबी, इसको बोलेंगे हम एफओबी। अब एफओबी के अंदर हम लोग अगर इंश्योरेंस प्लस यहां आ रहा तो फ्रेट वेट लगेगा, तो इंश्योरेंस फ्रेट ऐड कर देते हैं, तो मुंबई पहुंचने का, तो ये क्या हो जाएगा? CIF। CIF, ओके। अब एफओबी CIF समझ गए, एक्सपेक्टेड प्राइस समझ गए, एफएस समझ गए आप, ठीक है। तो एफओबी याद रखना है, एफओबी आप एक्सपोर्ट के समय यूज करोगे। कब यूज करोगे? व्हेन यू आर एक्सपोर्टिंग फ्रॉम इंडिया। एंड जो CIF है वो आप इंपोर्ट के समय यूज करोगे व्हेन यू आर इंपोर्टिंग इन इंडिया। तो इंपोर्टेड गुड्स के लिए CIF, यानी कि मुंबई पहुंचने की जो वैल्यू है वेसल के ऊपर, वो यूज करोगे। और एफओबी यू आर गोइंग टू यूज फॉर एक्सपोर्ट।
मुंबई से आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो एफओबी सीआईएफ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। एफओबी और सीआईएफ के बीच में डिफरेंस क्या है? बेसिकली इंश्योरेंस एंड फ्रेट, इतना ही याद रखना आपको। चलिए अब सेक्शन 14 देखते हैं। तो सेक्शन 14 जैसे हमने सेक्शन 15 देखा था जीएसटी के अंदर, सीजीएसटी एक्ट, ट्रांजेक्शन वैल्यू वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट, तो यहां भी वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट द ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ सच गुड्स इफ buyer and seller they are not related party and price is sole consideration. So if two conditions are met, buyer and seller they are not related party and price is sole consideration, then we are going to accept the transaction value. अब ट्रांजेक्शन वैल्यू के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इंडिया में एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब इंडिया को एक्सपोर्ट हो रहा है, so imported goods, so if you are importing, if India is importing, then what I said, CIF लेनी है, ओके। और इंडिया अगर एक्सपोर्ट कर रहा है, यानी जो इंडिया का मैन्युफैक्चरर या एक्सपोर्टर वो एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया के बाहर भेज रहा है, तो एफओबी लेनी है। और अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एफओबी और सीआईएफ होता क्या है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब किसी वजह से लेट्स से बोथ आर रिलेटेड पार्टी, बायर एंड सेलर आर रिलेटेड पार्टी, or price is no sole consideration, then what you are going to do in case of imported goods, you are going to jump to the valuation rule related to imported goods, and in case of export you are going to jump to valuation rules of export. रिलेटेड पार्टी की क्या डेफिनेशन है? जो हमने देखी थी, कहां देखी थी, कहां देखी थी, सेक्शन 15 के साथ में देखी थी, वही है, ठीक है, रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन। इनफैक्ट जो जीएसटी के अंदर है, जो जीएसटी के अंदर रिलेटेड पार्टी है, मैंने बुक के अंदर भी दिया हुआ है कि इसको कॉपी किया गया है इंपोर्टेड गुड्स वैल्यूएशन के रूल से या एक्सपोर्ट गुड्स वैल्यूएशन के रूल से। तो यहां से जो इंपोर्टेड गुड्स या एक्सपोर्ट गुड्स का जो वैल्यूएशन रूल है, यहां से कॉपी करके जीएसटी एक्ट में ले गए गए हैं। केवल डिफरेंस क्या है कि यहाँ 5% है कस्टम एक्ट 1962 के अंदर, और जीएसटी के अंदर यहाँ 25% है, ठीक है। ये मैंने बुक के अंदर, जीएसटी के बुक के अंदर हाईलाइट भी किया हुआ है, ओके। तो वही है जो आपने जीएसटी में पढ़ा है, तो वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल आपको ये 5% का ध्यान रखना है कि कस्टम के अंदर 5% है और जीएसटी के अंदर 25% है। क्या है ये 5%? एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली owns, controls or hold 5% or more of the outstanding voting stock or shares of both of them. इसके अलावा आपको ये एग्जाम्पल अच्छी तरह से करना है, बुक के अंदर जो दिया हुआ एग्जाम्पल 1 आईसीआई एग्जाम्पल। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि जो एसएससी है इंपोर्टर आईईएस लिमिटेड इंपोर्टिंग द गुड्स एट $20 per unit, एक्सपोर्टर इज होल्डिंग बेसिकली 30% इक्विटी इन आईईएस लिमिटेड, ओके, जो इंपोर्टर कंपनी है। उसके बाद क्या होता है कि वो बल्क में मंगाता है, तो उसको एक्सपोर्टर होता है, वो डिस्काउंट ऑफर करता है, एंड नाउ एक्सपोर्टर इज चार्जिंग $14 per unit. तो डिपार्टमेंट चैलेंज दिस एंड से बॉस द $20 is the correct price, because since exporter is holding 30% equity in Indian importer IES limited company. तो ऑब्वियसली ये फिर बाद में जाता है कोर्ट के अंदर, उसके बाद डिसाइड होता है बेसिकली कि भाई दिस इज बेसिकली नॉट द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, बिकॉज एक्सपोर्टर कंपनी इज ओनली हैविंग 30% शेयर, नॉट द 51%। मेजोरिटी नहीं है, और मेजोरिटी होने के ऊपर भी कंट्रोल कोई बंदा कर सकता है। तो ये जो एग्जाम्पल है, इट अप्लाई दिस क्लोज 5, वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द अदर, बिकॉज एक्सपोर्टर कंपनी इज होल्डिंग ओनली 30%, सो ऑब्वियसली उसका मेजोरिटी नहीं है, मेजोरिटी नहीं है तो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये 5% लिखा हुआ है ना, और इधर तो होल्डिंग 30% है, लेकिन इसमें क्या लिखा है, एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्स कंट्रोल होल्ड 5% फॉर मोर ऑफ द आउटस्टैंडिंग वोटिंग स्टॉक और शेयर्स ऑफ बोथ ऑफ देम, यानी कि इंपोर्टर या एक्सपोर्टर दोनों है, उनका एक बंदा होल्ड करता है। जैसे होल्डिंग कंपनी 2 सब्सिडरी, तो फेलो सब्सिडरी जिसको हम बोलते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग में आपने पढ़ा होगा, तो वो उसका होल्ड करते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं कि उस समय ये क्लोज एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्ट कंट्रोल द अदर, बिकॉज सिंस दे आर नॉट रिलेटेड पार्टी
because exporter does not control the importer, because exporter is only holding 30% share, so that's why they are not related party. और एक तरह से ये भी बोला जा सकता है कि भाई 14 रुपीज जो $14 अब प्राइस हो रहा है वो क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द बल्क क्वांटिटी। पहले बल्क क्वांटिटी नहीं थी तो एक्सपोर्टर ज्यादा चार्ज कर रहा था, अब बल्क क्वांटिटी है तो इसलिए एक्सपोर्टर डिस्काउंट दे रहा है। ऑब्वियसली इफ कॉमर्शियली you are giving order of more quantity, you are going to get the discount, acceptable, ठीक है। तो ये रिलेटेड पार्टी है, तो ट्रांजेक्शन वैल्यू वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट इफ प्राइस इज सोल्ड कंसिडरेशन एंड बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड पार्टी। अब जो ये कस्टम लॉ है, आप लोगों को मालूम है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के समय एप्लीकेबल होता है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के समय। तो जो बिलिंग होती है वो फॉरेन करेंसी में हो सकती है, तो अब उसको कन्वर्ट कैसे करने का, क्योंकि फॉरेन करेंसी का मूवमेंट तो दिन भर होता है, जैसे शेयर मार्केट के अंदर शेयर का प्राइस का मूवमेंट होता है, तो फॉरेन करेंसी का मूवमेंट भी दिन भर होता है। तो आप कन्वर्ट कैसे करोगे, कौन सी एक्सचेंज रेट लोगे, जो बैंक देती है या जो कोई ओंडा है सब जैसे वेबसाइट है उसके ऊपर आती है, किसका लोगे आप एक्सचेंज रेट। तो यू नीड टू रिमेंबर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 जो भी सीबीआईसी नोटिफाई करता है वो रेट आप लोगे। तो सीबीआईसी नॉर्मली एक फोर्टनाइट के लिए नोटिफाई करता है, इंपोर्ट के लिए अलग करता है, एक्सपोर्ट के लिए अलग करता है, वो प्राइस लेनी है। तो मान लीजिए अगर आप आज इंपोर्ट क्लियरेंस के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो, इंपोर्ट के लिए आप क्या करते हो, बिल ऑफ एंट्री, ठीक है। तो उस दिन जो भी लास्ट नोटिफाइड रेट है, मतलब जब भी नोटिफिकेशन इश्यू किया गया वो अभी रनिंग है, तो वो रेट आप लोगे, और क्वेश्चन में नॉर्मली ये दिया रहता है। तो सीबीआईसी की रेट लोगे, आरबीआई ने डिक्लेयर किया या कोई ऑथोराइज डीलर ने डिक्लेयर किया, या रेमिटेंस की रेट आप नहीं लोगे, जो भी सीबीआईसी ने डिक्लेयर किया है, लास्ट रेट डिक्लेयर किया है वो आप लोगे। अब कौन सी डेट की लोगे, तो बेसिकली वेन एवर यू आर प्रेजेंटिंग बिल ऑफ एंट्री। तो बिल ऑफ एंट्री चाहे आपने पहले दे दी हो या बाद में दी हो, पहले दे दी हो मतलब एडवांस में दिए, तो भी आपको क्या कौन सी डेट लेनी है, बिल ऑफ एंट्री की डेट। तो जब भी आपने बिल ऑफ एंट्री सबमिट किया वो डेट लेनी है। अब इसमें एक कंफ्यूजन हो जाता है नॉर्मली स्टूडेंट को, तो आपको ये इंटरलिंक करना सेक्शन 15 जो हमने चैप्टर 1 के अंदर डिस्कस किया था, सेक्शन 15 ऑफ कस्टम एक्ट 1962 एंड सेक्शन 16 विच इज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट गुड ऑफ कस्टम एक्ट 1962। तो इसके अंदर जो सेक्शन 15 के अंदर क्या लिखा हुआ, डेट फॉर डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन। तो अगर आपने एडवांस में दे दिया बिल ऑफ एंट्री, यानी आपका कंसाइनमेंट नहीं आया, डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड बाद में दी गई है, तो वो डेट लेनी है विच एवर इज लेटर। तो दिस इज फॉर डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन, ओके। लेकिन एक्सचेंज रेट के लिए आपको सेक्शन 14 रेफर करना है, सेक्शन 14 ऑफ कस्टम एक्ट। जब भी बिल ऑफ एंट्री आपने फाइल की है, चाहे एडवांस में फाइल कर दी, कंसाइनमेंट नहीं आया, आपने पहले एडवांस में फाइल कर दी, तो भी आपको वो डेट लेनी है। तो एक्सचेंज रेट के लिए बिल ऑफ एंट्री कभी भी फाइल की हो, लेकिन टैरिफ वैल्यूएशन के लिए एंड रेट ऑफ ड्यूटी के लिए आपको डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री और डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड ऑफ द वेसल अराइवल ऑफ द एयरक्राफ्ट और द व्हीकल बाय विच द गुड्स आर इंपोर्टेड विच एवर इज लेटर, ठीक है। ये तो वेयर हाउसिंग वाला हो गया, तो ये आपको याद रखना। और एक्सपोर्ट गुड्स के लिए आपको सेक्शन 16 अप्लाई करना है। एंड रिमेंबर सेक्शन 15 एंड 16 आर नॉट एप्लीकेबल ऑन बैगेज एंड गुड्स इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड बाय पोस्ट, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट के बारे में वापस में रिपीट कर रहा हूं, बिल ऑफ एंट्री की डेट लेनी है आपको जब भी प्रेजेंट की जाती है, चाहे वो एडवांस में की जाए या बाद में की जाए, एक्सचेंज रेट आप उसके हिसाब से लोगे, सेक्शन 14 एप्लीकेबल होगा। लेकिन रेट ऑफ ड्यूटी और टैरिफ वैल्यूएशन के लिए आप सेक्शन 15 ऑफ कस्टम एक्ट इंपोर्टेड गुड्स के मामले में और सेक्शन 16 ऑफ कस्टम एक्ट 1962 एक्सपोर्ट गुड्स के मामले में आप यूज करोगे। आपको इसके प्रैक्टिस भी करना, क्वेश्चन जल्दी जल्दी 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, काफी है, सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। तो ये तो गया सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 ट्रांजेक्शन वैल्यू। अगर टैरिफ वैल्यूएशन सेक्शन 14 सब सेक्शन 2 टैरिफ वैल्यूएशन अगर सीबीआईसी ने फिक्स किया, जैसे किसी मामले में, जैसे गोल्ड के मामले में मान लीजिए सीबीआईसी ने फिक्स करके रखा है कि ये वैल्यू लेंगे, तो ट्रांजेक्शन वैल्यू कुछ भी हो, वी आर गोइंग टू टेक टैरिफ वैल्यू। मान लीजिए जैसे गोल्ड आपने ट्रांजेक्शन वैल्यू आपने इंपोर्ट किया 45,000 के अंदर, इंडियन रुपीज के अंदर, और सीबीआईसी ने नोटिफाई किया है टैरिफ वैल्यू 50,000,
तो आप किसके ऊपर ड्यूटी भरोगे? 50,000 के ऊपर। अगर मान लीजिए आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू 45,000 नहीं 54,000 है, ज्यादा है तो भी कोई बात नहीं। अगर टैरिफ वैल्यू सीबीआईसी ने नोटिफाई किया है तो वो कुछ ही आइटम के लिए उन्होंने नोटिफाई किया है, जैसे कि एडिबल ऑयल, ब्रास, स्क्रैप, गोल्ड और सिल्वर एसेट, इनके लिए नोटिफाई किया। तो जो भी उन्होंने टैरिफ वैल्यू नोटिफाई किया वही आप लोगे। एंड ऑब्वियसली सेक्शन 14 सब सेक्शन 2 इज गोइंग टू प्रीवेल ओवर सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 अगर सीबीआईसी ने नोटिफाई किया है टैरिफ वैल्यू। ओके, अगर टैरिफ वैल्यू नोटिफाई नहीं है तो आपको क्या करना है? ट्रांजेक्शन वैल्यू यू हैव टू टेक इफ बायर एंड सेलर दे आर नॉट रिलेटेड पार्टी एंड प्राइस इज सोल्ड कंसिडरेशन। चलिए, किसी वजह से अपन ये नहीं ले पाते, किसी वजह से ये नहीं ले पाते तो हमको क्या करना है? हमको वैल्यूएशन रूल के ऊपर जंप करना है। इंपोर्टेड गुड्स है तो वैल्यूएशन रूल रिलेटेड टू पर्टेनिंग टू इंपोर्टेड गुड्स, और अगर एक्सपोर्ट गुड्स है तो वैल्यूएशन रूल पर्टेनिंग टू एक्सपोर्ट गुड्स। उसके पहले एक और डिस्कस कर लेते हैं हम कि हाई सी के ऊपर अगर मान लीजिए आपने, जो हमारा एग्जांपल था, यूएस से इंपोर्ट कर रहे हो, यू आर द एक्चुअल इंपोर्टर, लेकिन साउथ अफ्रीका के नीचे सामान पहुंचा, वेसल पहुंचा, उसके पहले आपने मेरे को सेल कर दिया और मैंने किसी और को सेल कर दिया, तो उस समय आप कौन सी वैल्यू लोगे? तो बेसिकली जो भी लास्ट वैल्यू होगी वो ली जाएगी, और जो लास्ट इन एंटायर चेन, द पर्सन हु इज बाइंग इन लास्ट, ही इज गोइंग टू कंप्लीट ऑल द फॉर्मेलिटीज रिलेटेड टू इंपोर्ट। अब इसके अंदर जो इन्होंने एक सर्कुलर इशू किया सीबीआईसी ने, इनका काम है थोड़ा लिटिगेशन का मैटर रखने का, इन्होंने यूज कर लिया वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन वर्ड यूज किया तो नॉर्मली ये माना जाता है कि वैल्यू एडिशन पॉजिटिव। जैसे मान लीजिए आपने 100 के अंदर इंपोर्ट कर रहे हो, आपने वो मेरे को सेल 115 पे कर दिया, ठीक है, और हाई सी के ऊपर था, मैंने किसी और बंदे को सेल कर दिया 105 में। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि वैल्यू एडिशन का जब वर्ड यूज करते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू एडिशन, क्योंकि मेरे को तो आप एक्स्ट्रा प्राइस के अंदर दे रहे हो, ठीक है, आपने 100 में लिया, आपके ट्रांजेक्शन वैल्यू 100 है, लेकिन जब आप मेरे को सेल कर रहे हो हाई सी के ऊपर, हम तीनों इंडियन हैं और हम मतलब क्या हो रहा है कि आप एक्चुअल इंपोर्टर हो, लेकिन जब हाई सी पे था तो आपने मेरे को सेल कर दिया 115 पे, और फिर मैंने आगे सेल कर दिया 105 के ऊपर, और ये बंदा है, ये इंपोर्ट की जो भी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करेगा, जो लास्ट बायर है चेन के अंदर वो करेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई वो 115 लेगा कि 105? तो वैल्यू एडिशन, पॉजिटिव वैल्यू एडिशन तो हम लोग को मालूम है, डिपार्टमेंट बोलेगा वही लेना है, लेकिन मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि नेगेटिव वैल्यू एडिशन इज आल्सो गोइंग टू बी टेकन केयर। तो लास्ट वाला बंदा 105 के ऊपर ड्यूटी का पेमेंट करेगा। ओके, सीबीआईसी का काम है थोड़ा बहुत वो लिटिगेशन का मामला रखते हैं। तो मान लीजिए आपका वैल्यूएशन नहीं हो पा रहा है, ट्रांजेक्शन वैल्यू के अंदर कुछ किंतु परंतु है। तो मैंने चैप्टर की शुरुआत में क्या बोला था कि जैसे जीएसटी के अंदर काफी रिजिड है, जैसे बायर एंड सेलर इफ दे आर रिलेटेड पार्टी, you are not going to accept the transaction value, you are not going to accept the transaction value, you need to do the valuation according to the rules, CGST rules। एमआरपी पे भी प्रोडक्ट बेचा गया तो भी आपको कंपलसरी सीजीएसटी रूल देखना ही है, लेकिन क्या होगा उसके अंदर? ओपन मार्केट वैल्यू, देन वी आर गोइंग टू डिटरमाइन वैल्यू अकॉर्डिंग टू ओपन मार्केट वैल्यू, क्योंकि एमआरपी क्या होगा? ओपन मार्केट वैल्यू, बट यू हैव टू रेफर टू सीजीएसटी रूल। देन कस्टम ट्रांजेक्शन वाइज असेसमेंट होता है, ये मैंने चैप्टर 1 के अंदर आपको बताया था। तो इसलिए गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि मामला लंबा खींचे, तो वो क्या कर रही है कि भाई ठीक है ट्रांजेक्शन वैल्यू भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे, किंतु परंतु देख लेते क्या कंडीशन है उसके ऊपर एक्सेप्ट कर लेंगे। सो यू नीड टू रेफर टू रूल्स। सबसे पहले आपको आइडेंटिकल गुड्स की डेफिनेशन और सिमिलर गुड्स की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। आइडेंटिकल गुड्स की नॉर्मली क्या होता है, चलो एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। आपके पास एप्पल का मोबाइल है, तो एक की प्लास्टिक बॉडी है और एक की क्या है? मेटल बॉडी। तो ये क्या हो गया? आइडेंटिकल गुड्स। सो आइडेंटिकल गुड्स which are same in all respect including physical characteristic, quality and reputation as the goods being valued except for minor differences in appearance that do not affect the value of the goods। रेपुटेशन सेम होनी चाहिए। मान लिया चाइना का एक ब्रांड है, वो सेम का सेम एप्पल का जैसे मोबाइल बना देता है, तो रेपुटेशन सेम है क्या? एप्पल ऑब्वियसली कमांड गुडविल प्रीमियम, करेक्ट।
उसकी गुडविल अच्छी है तो वो प्रीमियम का मांग करता है, करेक्ट। आप सेम प्राइस पे कर दोगे क्या चाइना के मोबाइल के लिए? सेम फीचर्स है, आप पे कर दोगे? नहीं करोगे। तो ऑब्वियसली रेपुटेशन, इसलिए उन्होंने वर्ड यूज किया। प्रोड्यूस इन द कंट्री इन विच द गुड्स बीइंग वैल्यूड वर प्रोड्यूस, तो सेम कंट्री में प्रोड्यूस होना चाहिए। प्रोड्यूस बाय द सेम पर्सन, अगर वो नहीं कर रहा है तो कोई डिफरेंट पर्सन, बट रिमेंबर सेम कंट्री, ठीक है। दूसरी कंट्री का हम लोग अगर आइडेंटिकल गुड्स नहीं लेंगे। Shall not include imported goods where engineering, development work, art work, design work, plan or sketch undertaken in India were completed directly or indirectly by the buyer on these imported goods free of charge at reduced cost for use in connection with the production and sale for export of these imported goods। तो इंडिया के अंदर है तो हम लोग नहीं लेंगे। Similar goods almost same है लेकिन not alike in all respect, have like characteristic and like component material which enable them to perform the same function। तो बेसिकली आप बोल सकते हो सब्सटीट्यूट है, सब्सटीट्यूट है, बाकी कंडीशंस तो सेम ही है। तो अगर इसका एग्जांपल ले तो जैसे मान लीजिए मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, तो लैपटॉप का एक कॉन्फ़िगरेशन है, लैपटॉप का एक कॉन्फ़िगरेशन है, मान लीजिए रैम 8 GB, हार्ड डिस्क ड्राइव 256 GB, ओके। तो इसका जो वेट है वो 1 kg का है। अब मान लीजिए ये लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, दूसरा लैपटॉप आप इंपोर्ट कर रहे हो तो उसका 900 ग्राम है, रैम मान लीजिए सेम है, हार्ड डिस्क सेम है, तो थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगरेशन का चेंज है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिमिलर गुड्स, क्योंकि वो हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर ये लैपटॉप मेरा खराब हो जाता है तो मैं उसको यूज कर सकता हूँ, तो वो क्या हो गया? सिमिलर गुड्स, ठीक है। तो ये आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी है। रिलेटेड पार्टी देख ही लिया। Now we need to jump to rule 3। So rule 3 basically say transaction value we are going to accept subject to rule 12। Subject to rule 12 क्या है? Rule 12 basically empower the proper officer that he can reject the declared value when he can reject। मान लीजिए किसी वजह से अगर उसके पास कंपेरेबल डेटा है जिसमें उसने देखा है सिग्निफिकेंटली हायर वैल्यू एट विच आइडेंटिकल और सिमिलर गुड्स इंपोर्टेड एट और अबाउट द सेम टाइम, आपने इंपोर्ट किया, मान लीजिए आप इंपोर्टर है, कोई दूसरा बंदा भी इंपोर्ट कर रहा है, जो उसने वैल्यू डिक्लेयर की है उसकी ज़्यादा है, सेम टाइम पे वो कर रहा है, उसके पास तो डेटाबेस रहेगा सॉफ्टवेयर में। द सेल्स इन्वॉल्व एन abnormal डिस्काउंट और abnormal रिडक्शन, स्पेशल डिस्काउंट, मिस डिक्लेरेशन ऑफ गुड्स इन पैरामीटर, नॉन डिक्लेरेशन ऑफ पैरामीटर सच एज ब्रांड ग्रेड, फ्रॉडुलेंट और मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट। तो अगर प्रॉपर ऑफिसर को ये चीजें दिखती है तो ही कैन व्हाट ही कैन डू, ही इज गोइंग टू सीक इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द डॉक्यूमेंट फ्रॉम द इंपोर्टर। बंदे को प्रोवाइड करना पड़ेगा, देने के बाद हो सकता है कि वो सेटिस्फाई हो जाए तो आपकी डिक्लेयर वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा। अगर सेटिस्फाई नहीं होगा देन ही इज गोइंग टू रिजेक्ट द डिक्लेयर वैल्यू। रिमेंबर जो रूल 12 है, इट इज नॉट प्रेस्क्राइबिंग एनी वैल्यूएशन मेथड। अगर डिक्लेयर वैल्यू रिजेक्ट होती है सो नीड टू फॉलो द वैल्यूएशन रूल, मतलब दूसरे जो रूल 4 to 9 है जो हम देखेंगे अभी, वो फॉलो करना है। इट इज जस्ट एम्पावरिंग द ऑफिसर टू रिजेक्ट द डिक्लेयर वैल्यू। सो दैट्स व्हाई इट से सब्जेक्ट टू रूल 12। अगर वो रिजेक्ट नहीं करता है देन ट्रांजेक्शन वैल्यू एडजस्टेड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ रूल 10। तो रूल 10 के हिसाब से अगर कुछ एडजस्टमेंट है ट्रांजेक्शन वैल्यू में तो वो करना पड़ेगा। तो रूल 10 बेसिकली है क्या? तो रूल 10 के अंदर अगर आप देखोगे कुछ एडजस्टमेंट बताए गए हैं, ठीक है। तो एडजस्टमेंट क्या है उसको आपको रूल 10 को दो सब रूल है वो याद रखना, सब रूल 1 एंड सब रूल 2। तो सब रूल 1 इज बेसिकली फॉर cost and services provided, and sub rule 2 is basically for transportation, loading, unloading and handling charges and freight के लिए, ठीक है। तो इसको आप एक बार पढ़ लेना, अभी तो अब टाइम नहीं है, एग्जाम टाइम है, तो आपको क्या करना है, मैंने एक क्विक रिवीजन बनाया हुआ है। तो रूल 10 सब रूल 1 के हिसाब से क्या आपको ऐड करना है, क्या ऐड नहीं करना, जैसे सेल्स कमीशन आपको ऐड करना है, बाइंग कमीशन कहीं भी इंडिया में पे किया गया है या इंडिया के बाहर आपको ऐड नहीं करना। क्वेश्चन के अंदर अगर बाइंग कमीशन आ गया तो आपको उसको ऐड नहीं करना वैल्यू के अंदर। इसके अलावा ये जो चीज़ें हैं जैसे कंटेनर कॉस्ट एंड पैकिंग चार्जेज, अगर वैल्यू के अंदर शामिल नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की गई है,
तो आपको ऐड करना है। सर्विस चार्जेस पेड टू कैनलाइजिंग एजेंट, मटेरियल कंपोनेंट फ्री में प्रोवाइड किया गया तो उसकी वैल्यू ऐड करनी, या रेड्यूस कॉस्ट में दी गई है तो जो भी डिफरेंशियल कॉस्ट है उसको आपको ऐड करना है। अगर वो पहले से ऐड किया हुआ है तो आपको जरूरत नहीं है एडजस्टमेंट की, तो यू नीड टू सी द क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, टूल्स डाइज ये सब, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट आर्ट वर्क डिजाइन वर्क प्लान्स एंड स्केचेस अगर इंडिया के अलावा लिया गया है तो बायर इंपोर्टर ने पे किया है तो बेसिकली आपको ऐड करना, अगर इंडिया के अंदर ये वर्क किया गया है तो आपको ऐड नहीं करना है। तो ये एडजस्टमेंट है अकॉर्डिंग टू रूल 10 सब रूल 1। और इसके अलावा एज पर रूल 10 सब रूल 2 जो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस प्लस इंश्योरेंस के लिए है। तो शिप डैमेज चार्जेस आपको इंक्लूड करना, लाइट रेट या बार्ज चार्जेस। तो मैंने जो बोला था आपको शुरुआत में कि छोटी बोट जाएगी वो लेके आएगी सामान, ठीक है, उसके जो चार्जेज होंगे वो वैल्यू के अंदर शामिल होंगे। शिप डैमेज चार्जेस शामिल होंगे, लेकिन पोर्ट पे मटेरियल उतर गया, एयरपोर्ट या पोर्ट पे डिले है इन क्लियरेंस, इसलिए जो पोर्ट अथॉरिटी है या एयरपोर्ट अथॉरिटी वो चार्जेस डैमेज चार्जेस लेवी करती है तो वो आपको शामिल नहीं करना। सिर्फ डैमेज चार्जेस ऐड होगा वैल्यू के अंदर, लेकिन पोर्ट एयरपोर्ट डैमेज चार्जेस ऐड नहीं होगा। ट्रांसशिपमेंट कॉस्ट है उसको भी हम ऐड नहीं करेंगे। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, लोडिंग अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस एसोसिएटेड विद डिलीवरी ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, यानी न्यूयॉर्क से मुंबई पोर्ट आ रहा है तो अप टू मुंबई पोर्ट की जो कॉस्ट होती है वो हम लेते हैं। इसका मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ लोडिंग अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्ज ऑफ मुंबई पोर्ट नोट वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन न्यूयॉर्क का हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो मुंबई के अंदर जो लगेगा वो इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके अलावा रूल 10 सब रूल 2 के अंदर आपको एक बात का खास तौर पे ध्यान रखना है कि अगर एयर फ्रेट है तो उसको 20% तक रेस्ट्रिक्ट करना है। एक्चुअल कम है 20% ऑफ एफओबी तो वो लेंगे, अगर एक्चुअल ज्यादा है एयर फ्रेट के मामले में, सी फ्रेट के मामले में नहीं, एयर फ्रेट के मामले में तो हम 20% तक रेस्ट्रिक्ट करेंगे। अगर एयर फ्रेट एक्चुअल नहीं दिया हुआ है तो 20% लेना आपको, सी फ्रेट भी 20% लेना है। अगर एफओबी नहीं दिया हुआ 20% ऑफ एफओबी नहीं दिया हुआ, एफओबी प्लस इंश्योरेंस दिया हुआ है तो आपको क्या करना है 20% उसका लेना है। इंश्योरेंस का नहीं दिया हुआ एक्चुअल अमाउंट तो 1.125% ऑफ एफओबी। अगर एफओबी अलग से अवेलेबल नहीं है, एफओबी प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज अवेलेबल है तो 1.125% उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू रूल 10 सब रूल 2। सो हम लोग को एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू रूल 10 सब रूल 1 एंड 2। अब ये नीचे जो बोल रहा सब रूल 2 और रूल 3 की भाई हम एक्सेप्ट कर लेंगे जो ये ट्रांजेक्शन वैल्यू है, जो भी एडजस्टमेंट उसके बाद, अगर there is no restriction as to disposition or use of the goods by the buyer other than restriction which are imposed or required by law or by the public authorities in India। तो जो कानून के हिसाब से इंडिया के अंदर कानून, इंडिया का कानून बोलता है कि ये रेस्ट्रिक्टेड है। जैसे मान लीजिए आपने सिगरेट इंपोर्ट की, अब इंडिया का कानून क्या बोलता है कि भाई सिगरेट अगर जो टबेको हो उसके ऊपर डिक्लेरेशन होना चाहिए वो कैंसर वेंसर का, तो वो अगर रेस्ट्रिक्शन है तो चलेगा, because it is not imposed by the exporter, it is imposed by the importer country। limit the geographical area in which the goods may be resold। तो इंडिया का इंपोर्टर इंपोर्ट करता है तो जो एक्सपोर्टर है वो ये कंडीशन डाल देता है कि भाई तू इंडिया के बाहर सेल नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए आप एप्पल का मोबाइल इंपोर्ट करते हो तो एप्पल बोलती है, एप्पल कंपनी की यू कैन ओनली सेल इन इंडियन geographical area, you cannot sell in Nepal or Bhutan or China, so this is allowed। तो आप एक्सेप्ट कर लोगे। do not substantially affect the value of the goods, तो जिसका गुड्स के वैल्यूएशन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। जैसे आप कार इंपोर्ट कर रहे हो, मान लो नई कार एक जर्मनी की कंपनी ने लॉन्च की, वो बोलते कि यू कैन नॉट डिस्प्ले और सेल दिस कार अनटिल अनलेस वी ऑफिशियली लॉन्च। तो इसका वैल्यूएशन के ऊपर कोई इंपैक्ट होगा क्या? नहीं होगा। तो नहीं होगा तो आप ये वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हो। द सेल और प्राइस इज नॉट सब्जेक्ट टू सम कंडीशन और कंसीडरेशन फॉर विच ए वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइन इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स बीइंग वैल्यू। तो मान लीजिए जो एक्सपोर्टर सेल कर रहा है वो क्या बोलता है कि बॉस जो तेरा सेलिंग प्राइस होगा उसके बेसिस पे हम वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, जो तू इंडिया का सेल्स प्राइस होगा वो, तो उसके बेसिस पे तो मतलब आप इंपोर्ट तो पहले करोगे, बाद में वो इंडिया में सेल करेगा और उसके सेल्स प्राइस अगर फिक्स नहीं है, अलग अलग रेट से वो सेल कर रहा है तो डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, तो फिर हम लोग को ट्रांजेक्शन वैल्यू वी कांट एक्सेप्ट।
No part of the proceed of any subsequent resale, disposal or use of the goods by the buyer will accrue directly or indirectly to the seller unless or appropriate adjustment can be made in accordance with the provision of rule 10 of these rule. तो जैसा मैंने पहले बोला था कि ऐसा इधर फिक्स नहीं है, रिजिड नहीं है, जैसे जीएसटी के अंदर रिजिड है, यहाँ एडजस्टमेंट करके कोशिश करेगा ऑफिसर की भाई जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है उसको बरोबर मान के हम लोग एक्सेप्ट कर ले, उसके ऊपर ड्यूटी का पेमेंट कर दे। बिकॉज रिमेंबर कस्टम लो ट्रांजेक्शन वाइज असेसमेंट हो रहा है। So buyer and seller are not related, or whether the buyer and seller are related, then also transaction value is going to be acceptable। अगर ये प्रूव कर दिया जाए कि भाई जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है उसका उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है ये रिलेशनशिप का। लेकिन अगर जीएसटी का मामला होता तो आपको क्या याद रखना है कि भाई हम लोग रिजेक्ट करेंगे ट्रांजेक्शन वैल्यू, वी नीड टू कंपल्सरी जंप टू द रूल्स। हालांकि एमआरपी पे जैसे मैंने एग्जांपल लिया तो आप ओपन मार्केट वैल्यू के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से, न कि सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के हिसाब से आप वैल्यू कर सकते हो। लेकिन यहां बायर एंड सेलर इवन दो दे आर रिलेटेड पार्टी, ट्रांजेक्शन वैल्यू इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल अगर इंपोर्टर ये प्रूव कर दे कि वो इसका इस रिलेशनशिप का बेसिकली वैल्यूएशन के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है। इफ सपोज यू आर अनेबल टू एक्सेप्ट द ट्रांजेक्शन वैल्यू देन वी नीड टू जंप टू रूल 429। और आपको याद रखना है कि अगर प्रॉपर ऑफिसर ने भी रिजेक्ट कर दिया रूल 12 जो उसको एम्पावर करता है तो भी आपको क्या करना है, रूल 429 फॉलो करना है। बिकॉज रूल 12 जस्ट एम्पावर द प्रॉपर ऑफिसर, वो कोई वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी नहीं बताता। ठीक है, तो आपको रूल 429 जंप करके आपको क्या करना है, वैल्यूएशन करना है। तो रूल 4 इज बेसिकली ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स लेंगे हम। तो ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स उसको भी अगर एडजस्टमेंट करना है, मान लो रूल 10 के हिसाब से, तो रूल 10 सब रूल 2 के हिसाब से वो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या इंश्योरेंस चार्जेज है। लेकिन ये ट्रांजेक्शन वैल्यू जब आप आइडेंटिकल गुड्स हम लेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि कॉमर्शियल लेवल एंड सब्सटेंशियल इज द सेम क्वांटिटी वाला हम लेंगे। क्यों? अगर कॉमर्शियल लेवल में बहुत बड़ा फर्क होगा, आप केवल 1 टन, मान लो आप इंपोर्टर है, यू आर इंपोर्टिंग ओनली 1 टन एंड आई एम इंपोर्टर ऑफ आइडेंटिकल गुड्स, आई एम इंपोर्टिंग 20 टन, तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू गेट द बल्क डिस्काउंट। ठीक है, क्वांटिटी का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, तो इसलिए एट द सेम कॉमर्शियल लेवल इन द सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई सेम कॉमर्शियल लेवल या सेम क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो अगर डिफरेंट कॉमर्शियल लेवल और डिफरेंशियल क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल है देन इट नीड टू बी एडजस्टेड फॉर सच डिफरेंस। मैंने जैसा बोला था कस्टम लॉ इतना रिजिड नहीं है, लास्ट में भाई ट्रांजेक्शन वाइज इनको असेसमेंट करना है, तो कैसे करके भी ड्यूटी आ जाए। तो इसके लिए अगर कॉमर्शियल लेवल या सब्सटेंशियल क्वांटिटी के अंदर भी, मतलब जो क्वांटिटी डिफरेंट क्वांटिटी लेवल है, तो उसके लिए एडजस्टमेंट करना है। और अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन मिल जाते हैं तो जो भी लोवेस्ट है वो लेंगे। ओके, लोवेस्ट लेंगे। इसका एक एग्जांपल भी आईसीआई का, तो इसमें 800 मेट्रिक टन है और अगर आप देखोगे तो अलग अलग क्वांटिटी इंपोर्ट की गई और उसमें अगर हम देखें तो 900 780 नियर बाई क्वांटिटी हो जाती है। तो इन दोनों में जो लोवेस्ट है 160 अडेप्ट करेंगे। ओके, रूल 4, अगर आप आइडेंटिकल गुड्स फाइंड आउट नहीं कर पाते हो देन यू नीड टू जंप टू रूल 5 ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स। तो आपको रूल 4 to 9 सिक्वेंशियल ऑर्डर में जाना है। तो ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स इट रिमेन सेम, आइडेंटिकल गुड्स की जगह सिमिलर गुड्स, बाकी प्रोविजन सेम है। अगर रूल 5 के हिसाब से भी, मतलब आपको सिमिलर गुड्स भी नहीं मिलता है, तो यू आर अनेबल टू अडेप्ट रूल 5, देन यू नीड टू जंप टू रूल 6। रूल 6 बेसिकली ट्रैफिक पुलिस की भूमिका में है। देयर इज नो वैल्यूएशन प्रोविजन प्रोवाइडेड इन रूल 6। ये बेसिकली क्या बोल रहा है कि फॉलो रूल 7 and 8 इन सीक्वेंस। लेकिन अगर इंपोर्टर रिक्वेस्ट करता है प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई है तो इसका जो एप्लीकेशन मोड है वो चेंज कर सकते हैं, यानी यू कैन जंप टू रूल 8 डायरेक्टली स्किपिंग रूल 7 पर। रूल 7 इज डिडक्टिव वैल्यू। अब डिडक्टिव वैल्यू क्या होता है? सिंपल है, डिडक्ट करना। डिडक्टिव वैल्यू अगर इसको हम लोग इसका मीनिंग समझे तो डिडक्ट करना है, यानी कि आपको क्या करना है, मैंने इधर टेबल भी दी हुई है, सेल्स प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स व्हेन सोल्ड टू अनरिलेटेड बायर्स इन इंडिया। तो जो आपने गुड्स इंपोर्ट किया है तो इंडिया के अंदर जो अनरिलेटेड कस्टमर को आप सेल करोगे वो प्राइस लेनी है। अब वो प्राइस लेनी है हमको, इसको सीआईएफ तक पहुंचाना है, सीआईएफ तक पहुंचाना है।
तो सीआईएफ से बेसिकली क्या हुआ होगा, उसके बाद इंपोर्टर ने ड्यूटी भरी होगी, गुड्स क्लियर करवाया होगा, उसके बाद अपने जो शॉप में या फैक्ट्री में लेके गया होगा, फिर बाद में उसको सेल किया होगा। तो अगर फर्दर प्रोसेसिंग किए तो फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, लोकल ट्रांसपोर्टेशन जो इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन है उसकी कॉस्ट, मार्जिन, वो सब माइनस करके हमको रिवर्स कैलकुलेट करके सीआईएफ तक पहुंचना है, जिसमें इंपोर्ट ड्यूटी जो उसने पेमेंट की है वो भी माइनस करनी है। तो बेसिकली सेल प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स व्हेन सोल्ड टू अनरिटेड बायर्स इन इंडिया, कमीशन पेड इन इंडिया फॉर सेल, प्रॉफिट ऑन सच सेल, जनरल एक्सपेंसेस जो भी इनकर्ड किया सेल से रिलेटेड वो भी माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस विद इन इंडिया माइनस करेंगे, कस्टम ड्यूटी एंड अदर टैक्स पेबल फॉर इंपोर्टेशन वो भी माइनस करेंगे, और वैल्यू एडिशन वो भी माइनस करेंगे। तो हम लोग डिडक्ट करते जा रहे हैं, माइनस करते जा रहे हैं, इसलिए इसको डिडक्टिव वैल्यू बोलते हैं। और लास्ट में ट्रांजेक्शन वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ कस्टम। ठीक है, अगर ये इसकी मतलब ये आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, देन रूल 8 कंप्यूटेड वैल्यू। कंप्यूटेड वैल्यू, अब इसमें आपको कॉस्ट से कॉस्ट निकालना, कॉस्ट आपके पास कॉस्ट शीट होनी चाहिए जो मैन्युफैक्चरर या एक्सपोर्टर की। तो ये नॉर्मली जब भी एप्लीकेबल होगी जब ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी के बीच में है, क्योंकि थर्ड पार्टी नॉर्मली दे आर नॉट गोइंग टू शेयर द कॉस्ट शीट। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है तो नॉर्मली जो रिलेटेड पार्टी है एक्सपोर्टर वो अपनी कॉस्ट शीट दे देगा, तो उसके बेसिस पे हम फिर ऐड करते जाएंगे कि उसका क्या प्रॉफिट होगा, उसका इंपोर्टेड गुड्स का कॉस्ट क्या है, फिर उसके क्या ओवरहेड है, क्या जनरल एक्सपेंसेज है, और जो भी ट्रांसपोर्टेशन है सबका जो कॉस्ट होगा वो ऐड करेंगे। तो वैसे करके हम ट्रांजेक्शन वैल्यू फॉर द कस्टम यानी सीआईएफ वैल्यू निकालेंगे। रूल 8 के हिसाब से भी आप अगर वैल्यू नहीं कर पा रहे हो तो रूल 9 रेजिडुअल वैल्यू बहुत सिंपल है। रीजनेबल मीन कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल एंड जनरल प्रोविजन ऑफ दीज रूल्स एंड सेक्शन 14। तो यानी ये कोई मेथोडोलॉजी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ये केवल कह रहा है रीजनेबल मीन्स। ओके, तो रूल 9, फिर रूल 10 हमने देख लिया। रूल 11 बेसिकली क्या है, डिक्लेरेशन देना इंपोर्टर को या उसका जो भी ऑथराइज एजेंट है, ही इज गोइंग टू गिव द डिक्लेरेशन। और रूल 12 मैंने आपको बता ही दिया, विच एम्पावर द प्रॉपर ऑफिसर टू रिजेक्ट द डिक्लेयर वैल्यू। तो ये हमारा वैल्यूएशन रूल रिलेटेड टू इंपोर्टेड गुड्स कंप्लीट होता है। अब एक्सपोर्ट गुड्स के मामले में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। इंपोर्टेड गुड्स का आपने वैल्यूएशन रूल के प्रोविजन देख लिए, एक्सपोर्ट गुड्स का भी आपका हो गया, थोड़ा बहुत आपको एडजस्टमेंट करना है। रिलेटेड पार्टी डेफिनेशन सेम है। रूल 3 बेसिकली क्या है कि ट्रांजेक्शन वैल्यू यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट सब्जेक्ट टू रूल 8। अब रूल 8 क्या है, रूल 8 इधर वही है कि प्रॉपर ऑफिसर को एम्पावर कर रहा है टू रिजेक्ट द ट्रांजेक्शन वैल्यू, और वही प्रोविजन है। ऑलमोस्ट थोड़े बहुत चेंज है क्योंकि एक्सपोर्ट है, और एक्सपोर्ट के प्रोविजन ज्यादा रिजिड नहीं होते। ट्रांजेक्शन वैल्यू वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट इवन वेयर द बायर एंड सेलर आर रिलेटेड पार्टी प्रोवाइडेड दैट द रिलेशनशिप हैज नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस। और आपको याद रखना है कि एफओबी लेना है एक्सपोर्ट प्राइस का। अगर ट्रांजेक्शन वैल्यू इज नॉट एक्सेप्टेबल देन वी आर गोइंग टू जंप टू रूल। तो रूल 4 बेसिकली से कि भाई एक्सपोर्ट वैल्यू बाय कंपैरिजन, तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी का एक्सपोर्ट एट द सेम टाइम अगर किसी ने किया है, ठीक है, तो हम उसकी वैल्यू लेंगे। मान लो सेम एक्सपोर्टर है, वो दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहा है, दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहा है, वहां तो नहीं लेते, लेकिन यहाँ ले रहे क्यों, क्योंकि यहाँ एफओबी लेते हम। तो भले ही एफओबी प्राइस तो यहाँ तक का ही है, ठीक है। मुंबई से अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, मान लो यूएस से कर रहे हो, चाइना से कर रहे हो, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और इंश्योरेंस तो ऐसे भी शामिल नहीं है। तो इसलिए हम लोग दूसरी कंट्री को भी कर रहे हैं एक्सपोर्ट तो भी ले लेते हैं। ओके, इसमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। मान लीजिए डिफरेंस इन द डेट ऑफ एक्सपोर्टेशन, डिफरेंस इन द कमर्शियल लेवल एंड क्वांटिटी लेवल, डिफरेंस इन कंपोजिशन, क्वालिटी एंड डिजाइन, ठीक है। तो इसका एडजस्टमेंट होना चाहिए। डिफरेंस इन डोमेस्टिक फ्रेट, क्योंकि इंटरनेशनल फ्रेट तो शामिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट के समय हम क्या लेते हैं, एफओबी, और एफओबी में फ्रेट शामिल नहीं होता, लोकल फ्रेट शामिल होता है। जो सी का फ्रेट होता है या एयरक्राफ्ट का फ्रेट होता है वो शामिल नहीं करते। लोकल फ्रेट जो विद इन द कंट्री होता है, पोर्ट तक पहुंचाने का या एयरपोर्ट तक पहुंचाने का, वो शामिल होता है एफओबी के। अगर इसके हिसाब से वैल्यूएशन नहीं होता देन रूल 5 कंप्यूटेड वैल्यू मेथड जो हमने इंपोर्ट के अंदर देखा था वही यहाँ, तो क्योंकि एक्सपोर्टर तो उसके पास तो कॉस्ट शीट होगी, तो कंप्यूटेड वैल्यू मेथड हम फॉलो कर सकते हैं। रेजिडुअल मेथड रूल 9, डिडक्टिव वैल्यू इधर है नहीं, तो रूल 9 बेसिकली बिकम रूल 6, रेजिडुअल मेथड यानी रीजनेबल मीन्स। फिर रूल 7 वही डिक्लेरेशन बाय द एक्सपोर्टर, एंड रूल 8 बेसिकली एम्पावर द प्रॉपर ऑफिसर टू रिजेक्ट द डिक्लेयर वैल्यू। तो आपने अगर इंपोर्टेड गुड्स का वैल्यूएशन रूल कर लिया तो आपका एक्सपोर्ट का भी हो गया। थोड़ा बहुत ये ध्यान रखना डिडक्टिव वैल्यू ये सब नहीं है।
अब एक केस लो है हीरा एंटरप्राइजेज वर्सेस कस्टम। तो इसके अंदर क्या है कि भाई डिपार्टमेंट ने क्या किया था कि जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है वो रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने बोला कि भाई कंपेरेबल जो आइडेंटिकल गुड्स है वो हायर प्राइस पे हुआ। उन्होंने कुछ बोला कि हमारे पास प्रिंट आउट ये सब है, लेकिन वो प्रिंट आउट कभी इंपोर्टर को प्रोवाइड नहीं किया गया। वो बोला कि है। तो बॉस अगर आप रिजेक्ट कर रहे हो, देयर शुड बी सम फैक्चुअल एविडेंसेज विच यू नीड टू आल्सो प्रोवाइड टू इंपोर्टर। हो सकता है इंपोर्टर के पास उसके पास काउंटर आर्ग्यू हो। तो इसलिए कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कि भाई आप ऐसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। इफ यू आर रिजेक्टिंग यू हैव टू गिव द फैक्चुअल एविडेंसेस। आपको इसमें क्वेश्चन आंसर करने हैं, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने हैं। नॉर्मली एक मेरे को डाउट आता है कि हम लोग को कन्वर्ट कब करना है, जो इंडियन करेंसी में हम कन्वर्ट करेंगे एफओबी को, मान लो इंपोर्टेड गुड्स है, तो कब करोगे? क्योंकि कुछ वैल्यू हो सकता है फॉरेन एक्सचेंज में दी हुई हो, फॉरेन करेंसी में दी हुई हो, और कुछ वैल्यू इंडियन रुपीज में दी हुई हो। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि इंपोर्टेड गुड्स के मामले में आपको क्या डिटरमाइन करना है, सीआईएफ। अब हो सकता है आप क्या कर सकते हो कि बेसिकली ट्रांजेक्शन वाइज जो मतलब ट्रांजेक्शन वाइज नहीं, सॉरी, जो भी वैल्यू दी हुई अलग अलग फॉरेन करेंसी इंडियन करेंसी में, आप उसको एक एक इंडिविजुअली कन्वर्ट कर सकते हो, या आप एक कैलकुलेशन करके कन्वर्ट कर सकते हो। तो वो कोई दिक्कत नहीं है। आप इंडिविजुअली जो आइटम वाइज दिए हुए फिगर, उसमें भी आप डायरेक्टली फॉरेन करेंसी को, फॉरेन एक्सचेंज रेट को लेके कन्वर्ट कर सकते हो। लास्ट में आपका टारगेट क्या होना चाहिए, सीआईएफ इन इंडियन करेंसी। तो आप पहले कन्वर्ट करोगे या बाद में करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैथमेटिकली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनटिल अनलेस आपने प्रोविजन सही तरीके से नहीं लगाया तो। ठीक है। अब इसके अलावा एक जो क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है मेरी बुक के अंदर, क्वेश्चन 36, तो ये आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि आईसीआई ने इसके अंदर क्या अप्रोच लिया है उसको आपको फॉलो करना। अल्टीमेटली आईसीआई इज गोइंग टू चेक योर पेपर। तो इसके अंदर क्या है कि अगर ये क्वेश्चन देखो, ये आरटीपी मई 2018 का है। तो इसके अंदर क्या है, प्राइस ऑफ जेड एट एक्स एक्सपोर्टर फैक्ट्री। तो एक्स फैक्ट्री प्राइस दिया हुआ है $8,500। उसके बाद लोकल फ्रेट दिया हुआ, लोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस दिया हुआ है 250। एयरपोर्ट से जा रहा है ये, तो एयरक्राफ्ट का फ्रेट चार्जेस दिया हुआ, इंश्योरेंस चार्जेस दिया हुआ। तो अगर नॉर्मली हम वैल्यू करें तो हम क्या करेंगे, एफओबी क्या हो गया, 8,500 प्लस 250 $250, तो 9,000 होता है। अकॉर्डिंग टू रूल 10 सब रूल 2 एयरक्राफ्ट चार्जेज है, तो 20% तक हम एफओबी को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, तो 1800 प्लस 2000 इंश्योरेंस, तो ये हमारी सीआईएफ वैल्यू हो जाती है, और जो भी एक्सचेंज रेट है उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। तो वैल्यूएशन क्या हुआ इन डॉलर टर्म 12,800। लेकिन आईसीआई ने क्या किया है, आईसीआई ने बेसिकली क्या किया है कि इन्होंने कैलकुलेशन के लिए तो $9,000 ही लिया, 1800 ले लिया, लेकिन ये बोलते कि 1800 के अंदर ये $250 250 ये जो शामिल है, तो इसलिए ये 8,500 ही ले रहे हैं एक्सपेक्टिव प्राइस प्लस 1800 के अंदर। ये बोलते कि ये शामिल है 20%, जो रूल 10 सब रूल 2 जो रेस्ट्रिक्ट करता है वो इसको इंक्लूड मानते हैं। वो बोलते हैं आप अलग से नहीं लोगे, तो इसलिए इनका जो वैल्यूएशन है वो 12,300 होगा बिकॉज ऑफ टी। तो आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो कैलकुलेशन के लिए आपको लेना है एक्सपेक्टिव प्राइस, जो भी लोकल फ्रेट ऐसा होगा वो लोगे आप एफओबी को कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन फिर आपको वो माइनस कर देना वापस। यानी इसमें जो 20% हम एयरक्राफ्ट का ले रहे हैं उसमें आपको शामिल मानना है। ठीक है। तो ये याद रखना आपको खास तौर पे, क्यों, क्योंकि अगर आईसीआई ये अप्रोच ले रहा है तो आपको यही फॉलो करना, मेरी अप्रोच फॉलो नहीं करनी, क्योंकि जो मार्क्स है वो आईसीआई देने वाला है। ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन आपको फटाफट इसके सॉल्व करने हैं, क्योंकि मैं इसलिए सॉल्व नहीं करा रहा, क्योंकि अगर मैं सॉल्व कराऊंगा तो आप केवल देखोगे देखोगे, आपको खुद को सॉल्व करने, चाहे तो आपके पास टाइम कम है आप ऑडिट कर लो। और अगेन आई एम रिपीटिंग कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, सीआईएफ इन इंडियन करेंसी। आप पहले कन्वर्ट करो बाद में कन्वर्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता मैथमेटिकली, अगर आपने प्रोविजन सही अप्लाई किया है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।